शुरू किया जाए। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि मेरे लिए तो वो अ, बहुत खुशी की बात होती है जब मेरा बोर्ड फुल होता है। तो अभी मुझे 4-5 लोग और चाहिए ताकि सेकंड पेज खुले तो मैं और खुश हो लूँ आज। अब एंड थैंक यू सो मच करमजीत जी, आपने जॉइन किया। तो कहाँ से जॉइन कर रही हैं आप, लेकिन फिर भी आ गई वो। बहुत खुशी हो रही है मुझे, याद करती रहती हूँ आपको। तो आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं, अ, प्रशांत जी के कहाँ दर्शन हो सकते हैं, अच्छा इस तरफ है। तो प्रशांत जी कुछ लास्ट वीक उन्होंने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन जो लोग लास्ट वीक नहीं थे यहाँ और दूसरों की भी मेमोरी जॉग करने के लिए, ए वेरी इंटरेस्टिंग, वो इंजीनियर थर्ड सोशल वर्कर है। सो ब्रावो टू दैट। ही इज वेरी, वो बहुत पैशनेट है अपना न्यू कमर्स और रेफ्यूजीज के साथ काम करने के लिए। उनकी जो भी सेटलमेंट नीड्स होती हैं, उनकी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं, ये उनकी टेक केयर करते हैं। जब मैं इनकी बायो पढ़ रही थी, उसमें मैंने अ, ये चीज़ ख़ास नोट की और मैंने सोचा कि इन्हीं से पूछा जाए, क्योंकि मैं इस फील्ड में इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ। इसमें इनका है एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग एंड नैरेटिव थेरेपी स्ट्रेटजीज। Partially because I think I need both. That's what I think. So perhaps वो अपने अल्फाज में हमें बताएं कि ये क्या है, और फिर उसके बाद हम जो भी सवाल जवाब होंगे वो हम कर सकेंगे। तो प्लीज प्रशांत जी, फ्लोर इज योर्स। वेलकम टू आवर ऑल इज वेल प्रोग्राम, एंड आई होप कि इसमें आपकी ये जो इतनी खूबसूरत माइंडफुल लिसनिंग का सेशन है, ये और हम हमारी ऑल इज वेलनेस में और ऐड करेगा खूबसूरती। प्लीज गो अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू समीना जी, यू वेलकम। मुझे बुलाने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो पिछली बार मैंने थोड़ा सा बताया था अपने बारे में, राइट। और आज जैसे आपने पूछा कि यू वांट लिटिल मोर इंफॉर्मेशन ऑन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल काउंसलिंग एंड नैरेटिव थेरेपी, तो मैं बिल्कुल एक सिंपल भाषा में अगर बताना चाहूँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज से 15 साल पहले जब कनाडा में सोशल वर्क या काउंसलिंग पढ़ाई जाती थी, तो उसमें कहा जाता था कि आप स्पिरिचुअल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। You cannot talk about spirituality. You cannot talk about religion. ओके। So it was not allowed until last 8-9 years. So धीरे धीरे ये रेवोल्यूशन आया, और जब स्पेशली कनाडा में ये देखा गया कि इतना ज़्यादा मल्टीकल्चरलिज्म है और बहुत अलग अलग फेथ्स के, रिलीजन्स के लोग हैं, और स्पेशली जब आप साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, आपको बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको, जो उनकी स्पिरिचुअलिटी है या जो उनके वैल्यू सिस्टम है, उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, वो उनकी मदद करते हैं उससे उभरने के लिए। नो डाउट। तो धीरे धीरे ये बात इनको समझ में आई कि अगर कोई कल्चरली कॉम्पिटेंट, अब ऐसे नहीं कि मैं किसी अंग्रेज को जो कि क्रिश्चियन है, मैं उसकी स्पिरिचुअल काउंसलिंग नहीं कर सकता। मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग ज़्यादा उसी की कर सकता हूँ जिसके वैल्यू सिस्टम, जिसका कल्चर मेरे से मिलता जुलता है। इसके लिए सोशल वर्क में हम टर्म यूज़ करते हैं कल्चरली कॉम्पिटेंट। तो कल्चरली कॉम्पिटेंस के बारे में भी बहुत ज़्यादा मतलब ये कोर्सेज आए, इसके बारे में लोगों को बताया गया। क्योंकि पहले ये होता था कि यहाँ पे जो फर्स्ट नेशंस हैं, जो एबोरिजिनल पीपल हैं, जो यहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं, उनको जो अंग्रेज सोशल वर्कर्स कुछ समझाने जाते थे, तो वो कहते थे कि हमें तुमसे बात भी नहीं करनी।
तो धीरे धीरे उनको ये समझ में आया कि क्यों ना फर्स्ट नेशंस में से ही सोशल वर्कर्स बनाए जाएं और वही उनकी मदद करें। तो ये कॉन्सेप्ट जब से आया है तब से स्पिरिचुअलिटी इन सोशल वर्क जो है या स्पिरिचुअलिटी इन काउंसलिंग है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। जो नरेटिव था। एंड हाँ, एंड राइटफुली सो कि वो जैसे कोई अगर स्टॉन्च कैथलिक मुझे स्पिरिचुअल काउंसलिंग करे तो वी आर ऑन कंप्लीटली डिफरेंट वेवलेंथ्स। बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरी चीज़ आपने पूछी नैरेटिव थेरेपी, हम्म। नैरेटिव थेरेपी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आज के सेशन में भी इस्तेमाल करूंगा थोड़ी सी। Okay. देखिए, हम में से मुझे लगता है हम सभी के सभी इमिग्रेंट्स हैं। तो अगर हम अपनी स्टोरीज अच्छा, कुछ लोग खुद एज एन इमिग्रेंट आए हैं, कुछ लोग बच्चों के साथ आए हैं, या कुछ लोगों को बच्चों ने बुलाया है। जो भी यहाँ खुद आया था, अगर आप उससे पूछें कि आप यहाँ पर क्यों आए, तो सबकी अलग अलग जवाब होंगे, पर उसका निचोड़ एक ही होगा कि उन्होंने किसी की स्टोरी सुनी। उन्होंने सुना कि उनका कोई दोस्त गया था और वो कहता कनाडा तो बहुत अच्छा है, वहाँ तो पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ तो जो सिस्टम्स हैं वो बहुत बेटर हैं, सुपीरियर हैं, वहाँ पे तो डॉलर की वैल्यू बहुत है, जो भी सुना। Right. तो हम जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करते हैं, उसमें 99% हम दूसरों की स्टोरीज, दूसरों के एग्जाम्पल्स से इन्फ्लुएंस होके करते हैं। या मैं ये कहूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी नहीं करते, वो भी हम लोगों की स्टोरीज, जो नेगेटिव स्टोरीज है, नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, उनको सुन के नहीं करते कि उसने ऐसा किया था, काम खराब हो गया, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्टोरीज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। स्टोरीज से हम Right. बहुत कुछ सीखते हैं, और स्टोरी हम पे ऐसा असर डालती हैं कि हम फिर उस स्टोरी को जीना चाहते हैं, उस स्टोरी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना चाहते हैं। इसलिए जो नैरेटिव थेरेपी है, इसमें ज़्यादा जोर होता है कि आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, इसमें एक हम टर्म यूज़ करते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर, जो कि बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। एज अ सोशल वर्कर, अगर मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो मैं कुछ हद तक तो अपने बारे में बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का ध्यान रखना है, वहाँ मुझे अपनी भी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का ध्यान रखना है। लेकिन जो नैरेटिव थेरेपी है, ये थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे आ जाती है। इसमें आपको कई बार अपने एग्जाम्पल्स देके, अपनी कहानियां सुना के भी जो आपका क्लाइंट है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उसकी मदद करनी पड़ती है। तो ये मैंने जस्ट आपको एक अ, थोड़ा ओवरव्यू दिया है दोनों के बारे में। Thank you so तो much. अगर आपकी इजाज़त हो तो आज का हम टॉपिक शुरू कर सकते हैं। Please go ahead. तो आज जो हम जिस पे बात करेंगे, कम्युनिकेशन पे, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे, जिसको हम हिंदी उर्दू में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि बातचीत की कला, बात करने की कला। तो इस पे हमारा ये टॉपिक है। तो अगर पॉसिबल है, आपके पास पेन या पेपर है तो अच्छा है, क्योंकि आपको हो सकता है इस 1 डेढ़ घंटे में चाहे एक नई चीज़ मिले, पर ज़रूर मिलेगी, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई अच्छी चीज़ मिले तो हमें चाहिए कि हम उसको अपने पेन पेपर पे हमेशा लिख लें, ताकि फिर वो लंबे समय तक हमारे साथ चलती है। जी सही। उसमें। प्रशांत, अगर हो सके तो बीच में थोड़े से पंजाबी में भी कर लेना, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी आंटीज हैं जो शायद हिंदी से इतनी कंफर्टेबल नहीं है, अगर इजी हो तो। ठीक है, ठीक है, मैं थैंक कोशिश यू। करूँगा। ठीक है। तो जिਵੇਂ मैं कहा भी आप गलबात करांगे हुन, गलबात किमें करी दी है, गलबात करन दी की कला है, क्योंकि जिहड़ी गलबात करनी है ये भी बिना सिखाए नहीं आती। ये कहा गया है भी ਜਿਹੜਾ मनुख है उस ਨੂੰ गलबात भी करनी सिखानी पैंदी है, जानवर ਨੂੰ नहीं सिखानी पैंदी। सो इसलिए ये एक जो ऐसी आर्ट है कम्युनिकेशन की, जो हमें सीखनी पड़ती है। तो आपने पेन पेपर ले लिया, और मैं इसमें, जैसे मैंने अभी कहा, नरेटिव थेरेपी, मैं कुछ कहानियाँ, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा। और हर टूल, जो हर एक हम बातचीत करने का टूल जो डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को भी
का भी इनपुट मांगूंगा, आप लोगों से भी पूछूंगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੇਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਸ ਮੀਨਿੰਗ मनुक माने व्हाट डज मनुक मीन? अभी आपने कहा ना कि जो मनुक है मनुक मीन्स ह्यूमन बीइंग, सॉरी। ओह ओके, यस, थैंक यू। हिंदी में हम मनुष्य बोल देते हैं, आदमी, इंसान, मनुख। यस, अच्छा, सो ठीक। मनुष्य या ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा एनिमल है जिसको कम्युनिकेशन सिखानी पड़ती है, ठीक है ना, एनिमल्स में सिखानी नहीं पड़ती। हाँ जी दबीर जी, मुझे लगता है म्यूट है वो। आप म्यूट है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे दबीर जी। अनम्यूट तो करें, आवाज नहीं आ रही। चलिए, शायद वो अभी नहीं कुछ बोल रहे हैं। या दैट्स ओके। हाँ जी, तो मैं कंटिन्यू। अब आ रही आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। जरा प्रशांत जी, आप नाम अपना वो तलफ्फुज से जरा सही बताएं। प्रशांत। प्रशांत, प्रशांत जी जरा आप ऊंचा बोलें जी। ओके, बस, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। उज़मा बाजी आप म्यूट हैं। दबीर साहब आप अपना ऑडियो थोड़ा ऊंचा भी कर लीजिए। मैंने पूरा वॉल्यूम किया हुआ है। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूं, अगर फिर भी आपको लगे तो मुझे बताइएगा। तो कम्युनिकेशन के बारे में जो हमारी बात चल रही थी, तो आपको मैं जो टूल्स बताऊंगा उस पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और बहुत ही आज की जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारी बातचीत है, ये बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये शुरू करने से पहले एक इसी के मुतल्लिक क्या बोलते हैं, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ पहले। वो कहते हैं, आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। तो यही कम्युनिकेशन। वाह वाह, बहुत। तो कम्युनिकेशन और कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन यही है। और कम्युनिकेशन जो है, बातचीत की कला, ये ऐसी है, ये हमें सुख भी दे सकती है और हमें दुख भी दे सकती है। ਜਿਹੜੀ बातचीत ਦੀ कला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੁਖ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। हम जॉब्स करते हैं, इमिग्रेशन करी हमने शादियां की, हमने पैसा कमाया, हर चीज का जो अल्टीमेट रिजल्ट है, जो अल्टीमेट चीज हम उसके बदले में चाहते हैं, वो कि यह भी अपन को सुख मिले। तो कम्युनिकेशन एक इंटरेस्टिंगली ऐसी चीज है कि इसमें सुख भी है और इसमें दुख भी है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं उसमें से। और इसका दिया हुआ दुख एक ऐसा दुख है जो बहुत लंबा चलता है। वो एक कहावत है ना कि किसी के शरीर पे मारो वो घाव तो भर जाता है, लेकिन अगर किसी को शब्द मारो, वो शब्द जो है वो बहुत लंबा चलता है। तो इससे मुझे अभी कल ही किसी ने चुटकुला सुनाया, कहते कोई पति पत्नी आपस में बहस रहे थे ऊंची ऊंची, तो वो बंदा कहता मैंने उनको जाके कहा कि भाई शब्द ना मारो, कहता तो वो एक दूसरे को पीटने लग गए। कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर शब्द ज्यादा गहरा है तो हम एक दूसरे की पिटाई कर देते हैं फिर। तो ये तो वैसे ही सुनाने के लिए मैंने आपको सुनाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्द का प्रभाव है, जो आपकी वाणी का प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा गहरा होता है जी। तो पिछली बार मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो 4 कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, बातचीत के, इसमें से सिर्फ 2 पे ही बात करेंगे आज, जो कि है स्पीकिंग और लिसनिंग। तो स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग सुनना।
ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ हैं, एक मुंह ਦਿੱਤਾ है। ये गल तुसी कई बार सुनी होनी। वो कहते हैं कि मुंह सिर्फ एक है, कान 2 हैं। तो इसका मतलब ये है कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो आज बोलना ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसीलिए बुलाया है आपने, इसलिए आज ये बात मेरे पे लागू नहीं होती। पर वैसे ये बात सब पे लागू होती है कि सुनो ज्यादा, बोलो कम। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब आप बोलते हैं तो आपके पास सीखने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे जो अब मैं बोल रहा हूं ये मुझे ऑलरेडी पता है। जब मैं बोल रहा हूं मेरे पास मेरे लिए सीखने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब आप सुनते हैं तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। इसलिए सुनना बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुनने में आपकी जो नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी होती है, थोड़े ज्ञान च बढ़ोतरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਘੱਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ज्ञान च बढ़ोतरी नहीं ਹੁੰਦੀ। No doubt. अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहले मैं स्पीकिंग के बारे में, बोलने की कला के बारे में कुछ बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे लिसनिंग की। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी इस प्रेजेंटेशन के लिए। थोड़ा सा मैंने गुरु ग्रंथ साहब में से कुछ ढूंढा, थोड़ा सा कुरान शरीफ में से कोशिश की, बाइबल में से कोशिश की। तो मुझे लगा कि एक एक दो दो मैं अगर आपको चीज़ें इन चारों किताबों में से बताऊं, इन चारों महान ग्रंथों में से बताऊं, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ कोई नई नहीं है। हालांकि आजकल के जो बिहेवियरल साइंटिस्ट्स हैं या जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं या जो थेरापिस्ट्स हैं, उन्होंने कम्युनिकेशन पे ढेरों किताबें लिखी हैं, पर ये चीज़ हमारे ग्रंथों में भी हैं। जैसे कि मैं आपको पहला एग्जाम्पल गुरबानी से देता हूँ। तो उसमें कहा है, नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। तो फिक्के का अर्थ है यहाँ नीरस, रसहीन। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आपकी भाषा में ही रस नहीं है, अगर आपकी भाषा में ही मिठास नहीं है, तो आपका रहना सहना तन मन सब फीका हो जाएगा, सब मिठासहीन हो जाएगा। और एक थोड़ा सा गुरबानी की लाइन है, उसमें लिखा है, मिठत नीमी नान का गुण चंगियाइयां तत्। द मीनिंग इज, मिठत मीन्स मिठा, मिठत मीन्स स्वीटनेस, मिठास। दूसरा शब्द है नीमी, नीमी का अर्थ है निम्रता, नीमी का अर्थ है हम्बलनेस। तो उसमें गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर तेरी आवाज में स्वीटनेस है, हम्बलनेस है, तो यही इस जीवन के सबसे बड़े 2 गहने हैं, यही वर्च्यूज हैं। तो ऐसा गुरबानी में कहा है। अब मुझे अरेबिक नहीं आती, इसलिए जब मैंने कुरान शरीफ में से कोशिश की, कुरान पाक में से, तो मुझे इंग्लिश में ढूंढना पड़ा। तो उसमें जो सूरा अली इमरान है, उसमें लिखा है, डू नॉट बी रूड इन स्पीच, डू नॉट बी रूड इन स्पीच। कदे भी कठोर भाषा का प्रयोग ना करो। और जो है सूरा ताहा, उसका वर्स 44 है, उसमें लिखा है, स्पीक टू पीपल माइल्डली एंड विद जेंटल स्पीच। हौली बोलो, प्यार नाल बोलो, पेशेंस नाल बोलो। सो ये कुरान शरीफ में लिखा है। अब बाइबल में आ जाइए, बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। बाइबल में लिखा है, अ सॉफ्ट आंसर टर्न्स अवे wrath बट अ हार्श वर्ड स्टिर्स अप एंगर। तो बाइबल ये कहती है कि अगर कोई बहुत गुस्से में तिलमिलाया हुआ आपके पास आता है और आप बहुत प्यार से जवाब देते हैं, तो वो एकदम शांत हो जाएगा। और अगर कोई बहुत शांत आपके पास आता है और आप तिलमिला के जवाब देते हैं या ऊंचे आवाज में जवाब देते हैं, तो वो भी एंगर में आ जाएगा, उसको भी गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए शब्दों में इतना दम है कि वो गुस्से को खत्म भी कर सकता है और शांत को गुस्से में भी ला सकता है। तो ये कुरान शरीफ में, अपना बाइबल में लिखा है। अब संत कबीर की भी बात कर लेते हैं। आप सबको पता है, आपने बार बार सुना है ये तो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। तो ये तो इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। रहीम जी ने कहा है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। और उपनिषदों में लिखा है, सत्यम वद मधुरम वद,
सच बोल पर मिठा बोल, सच ता बोल पर कौड़ा ना बोल, मिठा बोल। ਇਹ तो मेरे फादर साहब एक ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ कोई ना तू ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ बैठ, मैं तेरे लिए दाल बनानी है। तो उस माँ ने दाल बनानी शुरू की तो वो बैठ गया। वो बड़ा खुश था कि चलो इतने अच्छे लोग हैं, ये मुझे खाना खिलाएगी। तो बैठा बैठा उसने सोचा मैं अंदर जाके देखूं तो सही कि कहाँ रसोई कहाँ है इनकी। तो अंदर जाके उन्हें देखा छोटा जा बेड़ा है, छोटा जा दरवाजा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेड़े 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ माँ कुकर 'ਚ दाल चढ़ाई हुई है, दूजे पासे एक गां या मझ बनी हुई है। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਮਰ ਜੂਗੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ। ठीक है ना। अब बात तो उसने ठीक कही पर उसकी भाषा मधुर नहीं थी। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसा आदमी है, ये कैसी बात कर रहा है, मेरी भैंस को क्यों मार रहा है ये। तो वो कहती भाई तू निकल जा इधर से। तो वो कहता क्यों, मैं तो सच ही के है। वो कहती चाहे सच कहे तू जा। उसने अपना कुकर पकड़ के उसको कहती ये जो तेरी पोटली है ना, उसने उसमें उल्टा दिया उसका जो भी दाल जैसी भी बनी हुई थी। कहती अब तू निकल। तो वो बेचारा उसको ऐसे ही लेके जब बाहर गया तो पीछे से किसी ने कहा कि ये आपकी पोटली में से क्या टपक रहा है। तो कहता ये मेरी जुबान का रस टपक रहा है। कहता जो जुबान मैंने बोली थी उसका रस टपक रहा है इस पोटली में से। तो इसलिए जो भाषा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे सत्यमवध है, उसने सच बोला, बात उसकी ठीक थी कि अगर ये मर जाएगी इस दरवाजे को तो तोड़ना पड़ेगा, इसमें से कैसे निकलेगी। पर बात कठोर थी, ठीक है ना, इसलिए उसको निकलना पड़ा वहां से। अब एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं ऑस्ट्रेलियन, उनका नाम है मार्टिन बूबर। उन्होंने 3 अलग अलग तरीके बताए हैं जिससे हम लोगों से बात करते हैं। उन्होंने कहा है इस दुनिया में जितने लोग हैं वो इन 3 तरीकों में से ही एक तरीका चुनते हैं दूसरे से बात करने का, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा एक ही है। पर क्योंकि हम तीनों का इस्तेमाल करते हैं इसलिए उन्होंने तीनों बता दिए। तो मैं आपको फटाफट वो तीनों बताऊंगा कि हम बोलने में किन 3 तरह से बातें करते हैं। तो जो पहला तरीका है उसको बोलते हैं आई इट। मैं आई मतलब मैं लिविंग बीइंग, जिससे मैं बात कर रहा हूं उसको बोलते हैं आई टी इट। तो ये जो तरीका है इसमें हम जिससे बात करते हैं ये समझते हैं कि ये तो जिंदा ही नहीं है, ये तो नॉन लिविंग है। इसका आप मुझे कहोगे एग्जाम्पल के बिना तो बात समझ नहीं आएगी। सो बेसिकली जो आई इट है इसमें वी डू नॉट एक्नॉलेज द humanity in the other person or the existence of the other person. That is I it communication. It is also called impersonal communication। का जो डिक्शनरी मीनिंग है that is interpersonal। communication should be interpersonal, it is between two people। but once you are following I it communication you are just communicating impersonally। तो आप उसमें दूसरे को इन्वॉल्व ही नहीं करते। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं और आप सब मेरे से सहमत होंगे। एक आप सड़क पे जा रहे हैं, एक भिखारी कहता है कुछ दे दे भाई, आप क्या करते हो? देखते ही नहीं हो, सीधे निकल जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आई इट कम्युनिकेशन। ये एक्सट्रीम है आई इट कम्युनिकेशन का। जो सबसे निचला स्तर है आई इट कम्युनिकेशन का वो क्या है कि कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आप सीधे निकल जाते हो, सुन के भी ऐसे शो करते हो मैंने सुना ही नहीं, आप कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। आई इट कम्युनिकेशन के और एग्जांपल्स क्या हैं? आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या आप कोई चीज खरीदने जाते हो, उसमें जो सेल्स कैशियर है उसके साथ जैसे आप बात करते हो या वेटर के साथ जैसे आप बात करते हो, ये जो कैटेगरी है ये आई इट कैटेगरी में आती है। जो दूसरी कैटेगरी है जो ना तो पूरी तरह से इम्पर्सनल है ना इंटरपर्सनल है, इसको बोलते हैं आई यू कैटेगरी।
इस कैटेगरी में क्या आता है कि आप दूसरे बंदे को एक जड़ या नॉन लिविंग चीज तो नहीं समझते, उसकी एग्जिस्टेंस को तो आप एक्नॉलेज करते हो कि हाँ वो है, वो एग्जिस्ट करता है, पर फिर भी आप उसके साथ वो क्लोजनेस, वो ट्रस्ट, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं दिखाते जितने की जरूरत है। आईयू की सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जब हम ऑफिस में जाते हैं, आप में से जो लोग उज़मा जी जॉब करती हैं और भी जो कोई अगर जॉब करता है, तो आप ऑफिस में जाते हैं, यूजुअली सब पूछते हैं हाउ आर यू, वो कहता है गुड थैंक यू, हाउ आर यू। ये आईयू है, उसको भी पता है कि मैंने ऐसे ही बोला है, ये कोई मतलब नहीं है इसका, और उसको भी बोला है कि बस ये गुड मॉर्निंग का एक तरीका है कि बस अब कुछ तो करना है, चलो निपटाओ इस कम्युनिकेशन को। ठीक है, उसमें वो क्लोजनेस, वो प्यार जो चाहिए बातचीत करने में, वो नहीं होता, बस एक फॉर्मल टॉक होती है। और कई बार हम किसी शादी में, पार्टियों में जाते हैं, उसमें भी बहुत बार हम आईयू वाला कम्युनिकेशन करते हैं कि ठीक है, हाँ जी, और कैसा चल रहा है, और देख कहीं और रहे होते हैं, बात किसी से कर रहे होते हैं, बस थोड़ा बहुत बातचीत कर ली। तो ये भी एक हमारी जिंदगी में एक उदाहरण है जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं। तीसरा और सबसे जो सिग्निफिकेंट और सबसे जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट, सब तो मुख्य है जेड़ा जिमें कि अपन गल करनी चाहिए है, वो हैगा आए दो, THOU। इसको अगर मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूं, जितनी इज्जत आप अपनी करते हैं, जब आप उतनी ही इज्जत अपने से बात करने वाले की करते हैं, इसको I2 कम्युनिकेशन बोलते हैं, इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। THOU, दाओ भी कहते हैं इसको, THOU दाओ, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, आई दाओ कम्युनिकेशन। इसमें आप दूसरे को भी उतना ही सम्मान और आदर देते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना आप खुद को करते हैं। और ये कम्युनिकेशन बहुत रेयर है, बहुत कम देखी जाती है, पर सबसे हेल्दी है। और यही एक कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से हमें इंसान कहा गया है। तो इंसान से जो खुदा है, जो बनाने वाला है, जो वाहेगुरु है, वो कम से कम ये एक्सपेक्ट करता है कि वो दूसरे इंसान को भी इंसान समझे और उससे वैसे ही बात करे जैसे वो खुद अपने लिए चाहता है कि उससे कोई बात करे, उतनी ही रिस्पेक्ट दे, उतना ही प्यार से उससे बोले। तो ये सबसे कम देखने को मिलती है। अब जब हम निचले स्तर की कम्युनिकेशन करते हैं, इंफीरियर कम्युनिकेशन करते हैं, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हम बोलते हैं ना, उसका हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर, हमारी साइकोलॉजी पर, हमारी सोच पर, यहाँ तक कि हमारे बिहेवियर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जैसे हम होते हैं वैसा हम बोलते हैं, कई लोग तो ये कहते हैं, लेकिन बहुत से फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जैसा हम बोलते हैं फिर वैसे ही हम बनने लग जाते हैं। अगर जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, जो पहली लाइन मैंने आपको सुनाई कि नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए, क्योंकि जब आप फिक्का बोलना शुरू कर दोगे, फिक्का बोलना शुरू कर दोगे, तो आप भी एक शुष्क और फिक्के इंसान बन जाओगे इवेंचुअली। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये हमारे पे ही इफेक्ट डालता है और हमें ही एक निम्न स्तर का इंफीरियर ह्यूमन बीइंग बना देती है। तो अब हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे बोलने के समय जो हमें करनी चाहिए, और कुछ ऐसी टिप्स भी देंगे कि जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी नई हैबिट को बनाने के लिए हम दो किस्म के काम करते हैं, कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं, कुछ नहीं करनी पड़ती। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करता है, वो कहता है जी आपकी तो शुगर बहुत हाई है, ठीक है, डायबिटीज है, आपका तो शुगर बढ़ी हुई है। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बताता है? ये बताता है जो नहीं खाना, ये नहीं बताता जो खाना है। वो कहता है जी मिठा नहीं खाना, लड्डू नहीं खाने, जलेबी नहीं खानी, अमरती नहीं खानी, जो नहीं खाना वो बताता है पहले। वो कहता है जो खाना है वो बाद में बता दूंगा, कोई बात नहीं, अब ज्यादा जरूरी ये है कि इसको ये बताओ कि क्या नहीं खाना। इसलिए हम जब चाहते हैं कि हम
अच्छा बोलने वाले या अच्छा सुनने वाले बने, तो हमें दोनों चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आप हैरान होगे कि इस प्रेजेंटेशन में हम ज्यादा चीजें वो बातें करेंगे जो नहीं करनी है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं और जिनको नहीं करना है। तो सबसे पहले बोलने में जो हम गलती करते हैं उसको इंग्लिश में स्कॉलर्स बोलते हैं डू नॉट स्पीक इन, ये वर्ड है जनरलिटीज, जनरलिटीज, कि आप जब अपना इमोशन या अपनी फीलिंग या अपनी बात किसी को कह रहे हैं, एक जनरल स्टेटमेंट ना दें, एक साधारण सी लाइन मत बोलें, आप क्लियरली बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब मैं इसको एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वाइफ ने खाना बना के हस्बैंड को प्लेट में दे दिया, हस्बैंड ने सब्जी का चम्मच मुंह में डाला, कहता बड़ी बेकार है, भी बड़ी बेकार बनी है। यह है जनरल स्टेटमेंट, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है। अब जब उससे पूछा जाए कि जी बेकार का क्या मतलब है आपका, तो वो कहेगा जी इसमें नमक कम है। तो उसको कहो और क्या कमी है, और तो कोई कमी नहीं, मुझे तो ज्यादा नमक अच्छा लगता है, नमक कम था इसलिए मैंने कह दिया ये बेकार है। अगर वो उसकी बजाय ये बोलता कि आज की सब्जी में नमक थोड़ा सा कम है, आप नमक और दे देंगे, तो वो बात डिफरेंट हो जाती, क्योंकि वो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन हो गई। अब वो कहता है बड़ी बेकार बनी है जी, सब्जी बड़ी बेकार है, ये जनरल स्टेटमेंट हो गई। हम अपनी लाइफ में बहुत बार जनरल स्टेटमेंट्स देते हैं, दूसरे को भी, फोन पे भी, दोस्तों, हम कहते हैं वो बंदा वो बड़ा बेकार है जी। अगर हम खुद ही सोचें, हमें याद आएगा कि इतना बेकार तो है नहीं जैसे मैंने बोल दिया एकदम, इसने तो मेरी हेल्प भी की थी, ये तो वॉलंटियरिंग भी करता है, ये तो सब कुछ ठीक है, इतना बेकार नहीं है। लेकिन हम जनरल स्टेटमेंट देने के चक्कर में कई बार अपनी पूरी भावना को, अपनी पूरी बात को ठीक तरह से नहीं बता पाते। इसलिए हमेशा कोशिश करें जब भी किसी से बात करें, उससे बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात करें, जनरल स्टेटमेंट ना दें। जैसे कोई आपको इनवाइट कर रहा है, आपको जी मेनू नहीं पसंद, मेनू नहीं पसंद जी, मैं नहीं जानता आंदा किते, तो अगले को बुरा लगेगा। अगर आप ये कहें कि मैं सर्दियों में जब कहीं बाहर जाता हूँ रात को तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए शायद मैं आ नहीं पाऊंगा, ये इतना बुरा नहीं लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये ठीक लगेगा। लेकिन अगर आपको मुझे पसंद ही नहीं है, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट से बचें। दूसरी बड़ी कमाल की चीज जो, जिस पे मैं 8 साल से कोशिश कर रहा हूँ काम करने की, और अभी भी पूरा मुझे लगता नहीं मैं कर पाया हूँ, बहुत अच्छी है, वो क्या है कि जो हम अपनी फीलिंग्स हैं, जो अपने इमोशंस हैं, उनको किसी और के मत्थे मढ़ देते हैं, उसकी ओनरशिप नहीं लेते। इसको बोलते हैं टेक द ओनरशिप, अपनी इमोशन की ओनरशिप खुद लो। अब कैसे, उदाहरण देता हूं आपको। हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, साथ वाले कमरे में से म्यूजिक की आवाज आ रही है बहुत ऊंची, ढम 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 बहुत ऊंची। तो इधर वाले ने जाके उसका दरवाजा खटखटाया, खटखटा के बोलता भाई योर म्यूजिक इज मेकिंग मी एंग्री, प्लीज टर्न द वॉल्यूम डाउन, योर म्यूजिक इज मेकिंग मी एंग्री। अब इसका क्या मतलब है कि जो म्यूजिक है वो सोर्स ऑफ एंगर है, कि म्यूजिक एंग्री कर रहा है। अगर म्यूजिक सोर्स ऑफ एंगर है तो जिसके कमरे में बज रहा है उसको तो मजा आ रहा है, म्यूजिक सोर्स ऑफ एंगर कैसे हो गया? कहना क्या चाहिए था उसको कि भाई मैं एंगर कर रहा हूं ऊंचे म्यूजिक की वजह से, मैं खुद अपने अंदर एंगर जनरेट कर रहा हूं। अब इतना दम किसी में है नहीं, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ये बहुत कम लोग करते हैं। वो कहते हैं दूसरे को बोल दो यू हर्ट मी, तूने मेरा दिल दुखाया। अब उसकी बजाय अगर ये कह दे कि आई फील हर्ट व्हेन यू इग्नोर व्हाट आई से, कि जब कभी आप मेरी बात को बिल्कुल ही ध्यान से नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हो, तब कई बार मैं बुरा मान लेता हूं या मुझे बुरा लगता है। ये लाइन क्या है? ये लाइन एक ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलती है। अगर मैं ये अपनी पत्नी को कहता हूं या अपने दोस्त को कहता हूं कि भाई जब तू, या जिससे भी बात करता हूं उसको कहता हूं जब तू मेरी बात ध्यान से नहीं सुनता, मुझे इग्नोर करता है, मेरे पे ध्यान नहीं देता, तब कई बार मैं बुरा मान लेता हूं।
तो अगला बंदा भी आपके साथ फिर प्यार से कम्युनिकेट करेगा, अच्छा क्या ऐसा क्या किया मैंने, आप मुझे बताओ ताकि मैं दोबारा से ध्यान रखूं। इसकी बजाय अगर मैं कहता हूँ यू हर्ट मी, तो वो तो एक बिल्कुल क्या हो गया कि तू कारण है मेरी इस नेगेटिव इमोशन का, मैं कारण नहीं हूं। यू हर्ट मी, यू ह्यूमिलिएट मी, ठीक है। उसकी बजाय अगर पार्टी में गए हस्बैंड वाइफ, वो आके कहता यू ह्यूमिलिएट मी, उसकी बजाय अगर वो ये कहता आई फील ह्यूमिलिएटेड व्हेन यू मेंशन माय प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ठीक है, तूने मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स सबको बता दी वहां पे, इसलिए मुझे बड़ी ह्यूमिलेशन फील हुई तब। तो तब दूसरे को भी अपनी गलती का एहसास होएगा, वो कहेगा ठीक है मैं अब ध्यान रखूंगी या ध्यान रखूंगा। आप सीधे ही अगले को कहो यू ह्यूमिलिएट मी, वो गलत है। तो ये गलतियां हम अक्सर करते हैं और उससे फिर क्लेश होता है, उससे हर्ट होता है, अगला भी हर्ट होता है, हम भी हर्ट होते हैं और फिर वो बढ़ता जाता है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जैसे आप सबने बहुत बार सुना है, उसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। मॉनिटर योर सेल्फ टॉक। जब भी आप अपनी कोई बात किसी को कहना चाहते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਗਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਰੇਜ 'ਚ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 15-20 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ नहीं है तो वो गल ना करो। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपके दिमाग में कोई एग्जांपल अगर है इसका, कि कभी ऐसा हुआ हो या आपने देखा हो कि गलत टाइम पे गलत माहौल में किसी ने कोई बात कर दी और उसका क्या नुकसान हुआ, तो आप मुझे जरूर बताना। अब मैंने जो एग्जांपल पढ़ा था बहुत ही पावरफुल एग्जांपल है। एक बच्चे को माँ ने दूध का गिलास दिया, कांच का गिलास था, बच्चे ने फटाफट वो टीवी देखते देखते ऐसे पकड़ा और पता नहीं क्या किया, गिलास छूट गया और गिलास नीचे गिर गया, टुकड़े टुकड़े हो गए और गिलास के, और दूध फैल गया। तो एकदम उसका फादर बोलता है, ए मैनू तो पहले ही पता सी, मैनू तो दिखता ही सी, इन्हें तो करना ही सी, ਇਹਦਾ ध्यान ही नहीं। ठीक है, वो एकदम अटैक करता है बच्चे पे। और माँ क्या करती है, माँ भाग के जाती है, कहती कोई ना बेटे पीछे हो जा, तेरे कांच बजूगा। वो पोचा लेके आती है। ठीक है, अब बच्चा किसको प्यार करेगा जी, आप खुद बताओ। एक ने तो ना टाइम देखा ना सेटिंग देखी, अटैक कर दिया उस पर। दूसरे ने देखा कि इस टाइम इसको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि तेरा ध्यान नहीं था, इस टाइम तो इसकी सेफ्टी जरूरत है, इसको साइड पे करो, और सफाई जरूरत है ताकि किसी और के भी ना कांच लगे। तो माँ ने तो बच्चे को कुछ नहीं कहा, उसने तो सिर्फ सफाई की। फादर ने उस पर पूरी अगली पिछली कि मैं तो इसको 6 महीने से देख रहा हूँ, इसका अच्छा वो तो और भी इधर उधर से, ना ਇਹਦਾ पढ़ाई च ध्यान है, ना ਇਹਦਾ स्कूल जान वेले ध्यान है, ਇਹਦੇ ਤਾਂ हाथ ही नहीं काम करते, ਤਾਂ वो बेचारा इधर उधर से सब कुछ ला के उस पर अटैक करता है। तो रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग सेटिंग, it is very common, we usually do that and we usually get involved in these kind of situations when people talk or communicate when the timing is wrong or the setting is wrong। ऐसी आपने कार में बहुत बार देखा होगा कि कार में एक ड्राइव कर रहा है और उसका फैमिली मेंबर साथ बैठा है और उसने थोड़ी तेज ब्रेक लगाए या थोड़ा, वो तभी लेक्चर शुरू हो जाता है उसी वक्त कि भाई तेन देखना नहीं, लाल लाइट आ गई, तू ब्रेक किमें मारता है, तेरा यही हाल है, ये है वो है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको देखनी पड़ती हैं, कब ये बात मैंने करनी है और कब ये बात मैंने नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बाद में जो टाइम होगा उसमें मुझे एक एग्जांपल बताना इसका, या अगर अभी बताना चाहते हैं अभी भी आप बता सकते हैं कि आपके मन में कोई भी ऐसा एग्जांपल हो जहां हमने गलत कम्युनिकेशन की हो, गलत जगह पे, गलत टाइमिंग पे या गलत तरीके से बात की हो और उसका क्या नुकसान हुआ है। तो ये आप सोचना। तो जितनी देर आप सोच रहे हैं मैं और आगे चलता हूँ, क्योंकि आज हमने स्पीकिंग के बाद लिसनिंग की भी बात करनी है अभी।
तो दूसरी चीज है जी लिसनिंग। लिसनिंग क्या है? सुनना। लेकिन एक शब्द होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग, दोनों में फर्क है। ਹੀਅਰਿੰਗ तो एक बॉडीली प्रोसैस है, एक शरीर ਦਾ प्रोसैस है। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੀਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਿੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ हैं, लिसनिंग नहीं करते। तो लिसनिंग में जो है, जो एक चीज सारे स्कॉलर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि वन शुड बी इन्वॉल्व्ड इन माइंडफुल लिसनिंग। लिसनिंग शुड ऑलवेज बी माइंडफुल। अब आप में से कोई मेरी मदद करे माइंडफुल का मीनिंग समझाने के लिए। आपके मुताबिक माइंडफुल का क्या मतलब है? लिसनिंग को छोड़ दीजिए। माइंडफुल जो शब्द है आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ है सब जगह पे, तो माइंडफुल का क्या मतलब आप समझते हैं? आप प्लीज मुझे बताइए कोई भी। जी आपका वो है, म्यूट है। ध्यान से सुनना। हाँ, ये तो आप लिसनिंग कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ माइंडफुल शब्द का क्या अर्थ है? माइंडफुल। ओके, सो आप इन्वॉल्व हैं उस कॉन्वर्सेशन में। ठीक है, नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रही हैं? And whatever you are listening, you want to act according to that also. Act according to that also, ठीक है जी। और माइंडफुल का कोई भी मीनिंग मुझे अगर बताना। हाँ जी, हेलो। बहुत ही सोच समझ के। सोच समझ के, ठीक है जी। और माइंडफुल का कोई भी? हाँ जी मदन। कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड, ठीक है जी। थिंक बिफोर यू स्पीक। ठीक है, थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। तो जो माइंडफुल शब्द है, ये है तो बहुत एंशिएंट, बहुत पुराना शब्द है, लेकिन आजकल क्या हुआ कि इस शब्द को हाईजैक किया बौद्धिज्म ने। तो अब ये बौद्धिज्म के नाम से बहुत पॉपुलर हो रहा है वर्ल्ड में। ये जो माइंडफुलनेस है या ज़ेन है, ये सारी चीजें बौद्धिज्म से निकल के आ रही हैं। माइंडफुलनेस का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है टू बी इन प्रेजेंट। टू बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना। इस वक्त आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, क्या आप यहीं हैं? ये माइंडफुलनेस है। या आपका शरीर यहाँ है और आप कहीं और हैं। आप सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं मन में, या आप फ्यूचर में हैं या पास्ट में हैं। माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ा आर्ट है। वो है जब भी आप जो चीज कर रहे हैं उस टाइम फुली उसी चीज में ही रहना, प्रेजेंट में रहना। ये है माइंडफुलनेस। और माइंडफुल लिसनिंग भी यही है कि जब आप किसी को सुन रहे हैं तो क्या आप पूरी तरह से पूरा अपना ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। जो माइंडफुलनेस है ये अक्सर हम लोगों में नहीं मिलती। माइंडफुलनेस अक्सर हम लोगों में देखने में नहीं मिलती। कभी चाय उबल जाती है। अगर चाय क्यों उबलती है? क्योंकि हम माइंडफुल नहीं है। अगर हम वहीं हैं, प्रेजेंट हैं, चाय के सामने हैं, तो चाय कैसे उबलेगी? टक्कर हो जाती है, वो भी लैक ऑफ माइंडफुलनेस है। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो भी लैक ऑफ माइंडफुलनेस है। चीजें गुम हो जाती हैं हमारी, वो क्या है? जब चीज रखी थी, जिस टाइम पे हमने वो चीज रखी थी उस टाइम पे हम माइंडफुल नहीं थे। उस टाइम हम चीज तो रख रहे थे पर हम प्रेजेंट में नहीं थे, या तो पास्ट में थे कहीं या फ्यूचर में थे कहीं। चीज रख दी, अब जब ढूंढने का टाइम आया। हाँ जी गुलनाज।
कंसंट्रेशन इसको कह सकते हैं? कंसंट्रेशन कह सकते हैं आप, लेकिन कंसंट्रेशन एक ऐसा शब्द है कि आप फ्यूचर की चीज पे भी तो कंसंट्रेट कर रहे हो सकते हैं उस वक्त। आप ये कहिए कि प्रेजेंट पे ही कंसंट्रेट करना माइंडफुलनेस है। ये आपने और अच्छा बना दिया डेफिनेशन को। माइंडफुलनेस इज टू कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंट, टू बी इन द, नॉट ओनली टू बी इन द प्रेजेंट, इवन टू कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंट, दैट इज माइंडफुलनेस। दबीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? एग्जाम्पल, अभी अभी जब बात कर रहे थे तो मेरे को फोन आ गया हॉस्पिटल से जी। तो मेरी वो माइंडफुलनेस नहीं रही आपके सुनने में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एकदम, मैंने आपको कुछ नहीं सुना जो आपने कहा, क्योंकि वो मेरे को हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट था फोन, सो आई हैव टू टेक अप दैट। बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज आई थिंक इज माइंडफुलनेस, डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल ठीक है। बल्कि आपने जो अभी एग्जांपल दिया है हॉस्पिटल वाला, ये मेरे अगले पॉइंट में आएगा और आपने मेरा काम आसान कर दिया। हाँ जी, क्योंकि ये तो जरूरी था, आपको करना ही था। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी दबीर जी, म्यूट है। आवाज आ रही है अब? हाँ जी। ये बात 60 साल पहले मेरे वालिद ने मुझे फरमाई थी। हाजिर दिमागी, प्रेजेंट माइंडेडनेस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 60 साल पहले उन्होंने मुझे बताई थी और आपका शुक्रिया कि आपने याद दहानी कराई। बिल्कुल ठीक है। तो आप माइंडफुलनेस को बकायदा ब्रैकेट में हाजिर दिमागी लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि जहां पे आप हाजिर हो वहां पे आपका दिमाग भी हाजिर है, या आपका दिमाग कहीं और हाजिरी दे रहा है और आप खुद कहीं और हाजिर हो। तो माइंडफुलनेस बिल्कुल ठीक कहा दबीर जी ने, यह है हाजिर दिमागी। इसके फायदे होते हैं बहुत। इससे क्या होता है, एक तो आपको दूसरे की बात समझ में आती है अगर आप हाजिर दिमागी में हो। और आजकल आजकल क्या, कभी भी दूसरा, हम समझते हैं दूसरा मूर्ख है, लेकिन मूर्ख कोई नहीं है। जब दूसरे को पता लगता है कि आपकी हाजिर दिमागी नहीं है, आप माइंडफुली नहीं सुन रहे, तो वो भी अपना बेस्ट नहीं बताएगा आपको। वो उसका भी इंटरेस्ट लूज हो जाता है बात बताने में, तो वो भी बात इतनी अच्छी तरह से आपको नहीं बताएगा। तो अब और मैं आपको बताऊंगा बहुत सी गलतियां जो हम सुनने में करते हैं, और वो गलतियां इतनी बड़ी हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं या जो बिहेवियरल साइंटिस्ट्स हैं, वो उस गलती की वजह से उसको नॉन लिसनिंग का नाम देते हैं। वो कहते हैं वो लिसनिंग है ही नहीं है, वो है नॉन लिसनिंग। तो वो कितने किस्म की नॉन लिसनिंग्स हम सारा दिन करते हैं, वो मैं सिर्फ इस वजह से आपको बताऊंगा ताकि हम उनसे छुटें, उन आदतों को धीरे धीरे छोड़ें। और जब मैं हम की बात कर रहा हूं, मेरा बिल्कुल भी पर्पस आप में से किसी पे तोहमत लगाना नहीं है यहाँ पे, ये तो जनरल मैं एक बात कर रहा हूँ। तो जब मैं हम कहूँ उसका मतलब मैं है, बस आप ये याद करिए। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ आप। तो सबसे पहली जो फॉर्म ऑफ नॉन लिसनिंग है जो सब में पाई जाती है, उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो था वो अभी मदन अंकल ने बताया। अब मान लो ये हमारी बात चल रही है, अभी 5:05 हुए हैं। 5:30 बजे आपको पता है कि आपके डॉक्टर की कॉल आनी है, और डॉक्टर ने आपके टेस्ट रिजल्ट की बात करनी है, और आप कई महीने से उस टेस्ट के बारे में सोच रहे थे और आपको शक था कि शायद वो ठीक ना आए। अब बहुत कम चांसेस हैं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, बार बार उस टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, बार बार डॉक्टर के फोन की वेट कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं अपना फोन उठा के कि इसका रिंगर तो ठीक है, फोन चल रहा है, बैटरी तो ठीक है। तो आप प्री ऑक्यूपाइड है। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लिसनिंग में लोग करते हैं। उसको बोलते हैं व्हेन वी आर अब्सॉर्ब्ड इन अवर ओन थॉट्स और इन द कंसर्न्स, because of that we cannot focus on what the other person is saying. मोहिनी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप म्यूट हैं। आप नहीं कहना चाह रही, ठीक है ठीक है। तो एक सर्वे हुआ था
उसमें उन्होंने जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, उसमें 5000 बच्चों का सर्वे किया और सर्वे करके ये पता लगा उनको कि जो लास्ट पीरियड होता है ना क्लास में उनका, उसमें उनकी सबसे कम कंसंट्रेशन होती है और उनको सबसे कम समझ आता है उसमें टीचर ने क्या पढ़ाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनका जो माइंड होता है वो शाम को प्लान करने में प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है कि बस अब आधा घंटा रह गया, अब इसके बाद फलां के यहाँ जाना है, वो गेम खेलनी है, उसके घर जाना है, ये प्लान है, रात को ये करना है। वो बैठे होते हैं वहां पे क्लास में, फिजिकली बैठे होते हैं, उनके शरीर होते हैं क्लास में, पर दिमाग प्री ऑक्यूपाइड होता है। तो ये बहुत कॉमन है। और आप हैरान होंगे, मैं जब भी इनको देखता था, इसमें से कुछ ऐसी आएंगी जो मुझे लगता है वो तो बनी ही हम साउथ एशियंस के लिए है। वो तो जो किस्में हैं नॉन लिसनिंग की, वो हम ही ने इजाद की हैं, शायद हम में से ही निकली हैं। दूसरी है, उसका नाम है प्री जजमेंट या प्री जजमेंटल। ये बड़ी खतरनाक चीज है और ये बहुत कॉमन है और हर जगह पे है। इसमें क्या है कि हम दूसरे के बोलने से पहले ही अपने मन में ये बना चुके हैं कि वो क्या बताएगा। हम ऑलरेडी अपने मन में ये प्लान कर लेते हैं कि हमें पता ही है इसने क्या कहना है। ये बेस्ट वे है इसको समझने का कि हमें तो पता ही है इसने क्या कहना है, किस किस्म का आदमी है ये या किस किस्म का बंदा है, पता ही है मुझे तो इसने क्या कहना है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपने दूसरे को तो आई इट कर दिया, उसकी तो बेचारे की होंद ही खत्म कर दिया आपने, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, क्योंकि आप तो खुद ही जान है, आपने तो खुद ही जान लिया कि उसने क्या बताना था। तो ये प्री जजमेंटल लिसनिंग है, ये बहुत कॉमन है। ये हमेशा आदत की वजह से नहीं होती, कई बार एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो जाती है। जैसे यहाँ हमें सोशल वर्क में पढ़ाया जाता है और ये बड़ी कॉमन चीज़ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो ओंटारियो की या पील की या टोरंटो की पुलिस है, वो ज़्यादातर पे जो यंग काले लड़के हैं उनकी गाड़ियाँ रोकते हैं और ये देखने के लिए कि गाड़ी में कुछ गलत चीज़ तो नहीं है, उनके पास गाड़ी के कागज़ पूरे हैं, गाड़ी कहीं चोरी की तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, स्टीरियोटाइप, कि जी अगर काला यंग बच्चा है तो ज़रूर उसने गाड़ी चोरी की होगी। तो जब पुलिस वालों से पूछा गया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, ये भी तो प्री जजमेंट हो गई ना, ये भी तो उनके बिहेवियर में प्री जजमेंट हो गई कि जब कोई काला यंग बच्चा आ रहा है उनको लगता है ये डेविएंट है, ठीक है, ये क्रिमिनल है, और जब कोई गोरा आ रहा है तब उनको लगता है ये क्रिमिनल नहीं है। ये क्या बात बनी? तो उन्होंने कहा जी हम तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। अगर हमने आज तक 15 गाड़ियां पकड़ी हैं, उसमें से 10 गाड़ियां ये काले बच्चे चला रहे थे, इसलिए हम तो इसलिए करते हैं। पर प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से हम प्री जजमेंटल हो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है और इससे हम भी हर्ट होते हैं, दूसरा भी हर्ट होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल, एक किराएदार था, 2 नवंबर को फोन आया, उसकी वाइफ ने दूसरे कमरे में फोन उठाया, कहती जी लैंडलॉर्ड का फोन है आपके लिए। कहता कोई बात नहीं, उसको बोल दो कल जमा करवा देंगे। कहता वो जब भी 2 तारीख हो जाए वो फिर फोन करके मुझे याद करवाता है रेंट के लिए। वो कहती नहीं जी ये तो फिर भी बोल रहे हैं आपसे बात करनी है। वो कहता क्या बात करनी है, मैं बता तो रहा हूँ। वो कहती वो कह रहे हैं करनी है। वो आया आके लैंडलॉर्ड को, कहता हाँ जी। कहता भाई खाली कर दो 30 तारीख को, हमने घर बेचना है। अब उसको तो चक्कर आ गया, क्योंकि वो तो प्री जजमेंट, उसको पता ही था ये हर 2 तारीख को फोन करता है, आज भी इसी के लिए आया होगा, ठीक है ना। अब उसकी प्री जजमेंट ने उसको कितना हर्ट किया। अगर वो उसको ओपन माइंडेड होके सुनता कि ठीक है उसका फोन आया, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, मैं फोन सुनूं, उसने पर मन में बना रखा था लैंडलॉर्ड का फोन है मतलब किराए के लिए होगा बस। ये हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं। तो इस चीज पे हमें ध्यान रखना कि कभी भी प्री जजमेंट होके ना सुने। बहुत बार क्या होता है स्टाफ मीटिंग्स में, जब हायर मैनेजमेंट ने कुछ बताना होता है तो जो स्टाफ होता है वो ऑलरेडी प्री जजमेंट करके बैठा होता है कि बस इन्होंने तो कोई नई ट्रेनिंग दिलवानी होगी, कोई नया काम देना होगा, कोई हमें तंग करने की इन्होंने प्लानिंग बनाई होगी, कोई हमारी तनख्वाहें काटनी होगी, कुछ मतलब पहले ही एक माइंड सेट आ जाता है। उससे आपका ब्रेन शट हो जाता है, आप में नेगेटिविटी बढ़ जाती है और आप ओपन माइंडेड होके उस कम्युनिकेशन को, जो कि एक
म्यूचुअल प्रोसेस है, एक बंदे का प्रोसेस नहीं है, इसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए बहुत ध्यान रखने की बात है। प्रशांत, एक क्वेश्चन है, जो प्री जजमेंट है वो हमेशा क्या नेगेटिव होती है? देखिए, जैसे आपने पूछा है, जो पुलिस से जब पूछा गया कि आप क्यों काले बच्चों की गाड़ियां पकड़ते हैं, वो कहते हैं जी हम तो इसलिए पकड़ते हैं कि हमारा पिछला एक्सपीरियंस है, और पिछले एक्सपीरियंसेस के बेसिस। आप ये देखो कि प्री जजमेंट, आपकी प्री जजमेंट अगर नेगेटिव है किसी के बारे में, तो उसको हटाने की कोशिश करो। वैसे तो प्री जजमेंट इटसेल्फ ही एक गलत चीज है, क्योंकि उससे जो दूसरे की होंद है, एग्जिस्टेंस, आप उस पर वार कर रहे हो, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे अपनी बात करने का। आपने तो खुद ही सोच लिया कि उसने क्या बात करनी है, उसको तो बेचारे को आपने बिल्कुल एक खत्म ही कर दिया। लेकिन फिर भी अगर प्री जजमेंट करनी ही पड़े या करते ही हैं आप, तो एटलीस्ट पॉजिटिव प्री जजमेंट तो करो, नेगेटिव की बजाय अगले के बारे में पॉजिटिव माइंड सेट से अगर आप बात सुनते हो तो फिर भी बेटर है। थैंक यू। अगली चीज है जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी में है, वो है मोनोपोलाइजिंग, जिसको मोनोपोलाइजिंग बोलते हैं या मोनोपोलाइजिंग बोलते हैं। ये तो कमाल की चीज है, दो लेडीज आपस में मिली, आपको आप एग्जांपल लेके नाम लेके बताऊं या वैसे ही बताता हूँ? चलो, एक ने दूसरे को कहा कि देखो बहन जी, मेरे तो घुटने में बड़ा दर्द रहता है। अब अभी पहली की बात नहीं पूरी हुई, दर्द रहता है नहीं पूरा हुआ, दर्द तक ही पहुंची है वो। दूसरी कहती है बहन जी मेरा तो ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने, आप मेरी सुनो, मेरा तो ऑपरेशन बता दिया और दूसरा तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, मुझे तो 7 साल हो गए। वो पहली बेचारी चुप, लिसनिंग तो खत्म हो गई। इसको बोलते हैं मोनोपोलाइजिंग, इसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशनल रीराउटिंग। आप कॉन्वर्सेशन को रीरूट करके अपने पे ले आना है आपने। बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने कुछ एक दो लिखे हैं और भी। हाँ, ये तो कमाल का एग्जांपल है और मेरा आंखों देखा है, और हमारे घर में किसी का है। बच्चा आया स्कूल से, ब्रैम्पटन की बात है, जून का महीना है, और उसने आके ऐसे अपना बैग फेंका और बोलता मम्मी आगे से मुझे राइड दिया करो, बड़ा दूर है, बड़ा मेरे से नहीं चल के आया जाता। बच्चे का दादाजी बैठा है 30 फीट की दूरी पे, वैसे ऊंचा सुनता है, पर बच्चे की बात अभी पूरी नहीं हुई। ओ काका साडे टाइम ਤਾਂ 10-10 मील तुर के आਉਂਦੇ ਸੀ, आके पट्ठे ਵੱਢਦੇ ਸੀ, खेतां 'ਚ काम कराਉਂਦੇ ਸੀ, तू तो वीडियो गेम ही देखनी है, तू केड़ा तुर के आया। कमाल हो गई भी, दादाजी की तो कोई बात ही नहीं हो रही, वो क्यों बीच में आके टपक रहे हैं, उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू हिज इशू और हिज प्रॉब्लम, he rerouted the whole communication और the whole conversation, अपने पे ले आया कि मैं बताता हूं तुझे, हम 10-10 मील चल के आते थे, तब भी हमें कुछ नहीं होता था, उसके बाद खेतों में काम करते थे, माँ बाप की बात मानते थे, तूने तो वीडियो गेम पे बैठना है अभी, तू क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम है, अभी आधा किलोमीटर तू चल के आया। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी इशू है मोनोपोलाइजिंग का, ये बहुत कॉमन है और लोग इसको खूब करते हैं। मोनोपोलाइजिंग हमेशा अपनी एग्जाम्पल या अपनी बढ़ाई करने के लिए या अपना इशू बताने के लिए ही नहीं की जाती, अपने इंटरेस्ट की बात या अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के लिए भी करी जाती है, इसलिए भी लोग मोनोपोलाइजिंग करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं और आप लोग मेरे से एग्री करेंगे, अगर एग्री करेंगे तो ऐसे कर देना बात सुन के। कनाडा में एक सर्वे हुआ, नॉर्थ अमेरिका में, वो कहते कि उन्होंने जितने भी मरीजों से पूछा डॉक्टर के बारे में, 52 पेशेंट्स में से सिर्फ एक पेशेंट ने ये कहा कि डॉक्टर मेरी पूरी बात सुनता है, पहले पूरी स्टोरी सुनता है, फिर दवाई देता है। 51 ने ये कहा कि डॉक्टर बिना पूरी स्टोरी सुने दवाई दे देता है। इसको भी मोनोपोलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो समीना जी एग्री कर रही हैं, ठीक है, एक चावला फैमिली भी है, मदन अंकल भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है, क्योंकि डॉक्टर को तो $65 पर पेशेंट मिलने हैं, वो क्यों टाइम खराब करेगा आपकी स्टोरी सुनने में। एक बहुत अच्छी, आप आजकल हम सब व्हाट्सएप पे हैं, वो किसी ने कहा था ना
कि एक किसी ने वो भेजा था एक मैसेज, एक बुजुर्ग खड़े हैं और छोटा सा बच्चा खड़ा है। बच्चा उनको बोलता है कि बाबा मैं बड़ा होके क्या बनूं? वो कहता है मैं तुझे एक ऐसा फील्ड बताता हूं जिसमें ना तो कोई कंपटीशन है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। कहता वो क्या? कहता तू बड़ा होके इंसान बनना। कहता बड़ा होके डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट, बिजनेसमैन तो बहुत बनते हैं, इंसान नहीं कोई बनता, इसलिए तू इंसान बनना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये चीज दिखा रही है कि डॉक्टर्स में इंसानियत कम हो रही है। अब मेरा एक दोस्त है, वो आईटी में जॉब करता है, उसका पिछले हफ्ते मुझे फोन आया, कहता जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है हम 12-12, 14-14 घंटे बैठे रहते हैं, हमें डबल परफॉर्म करना पड़ रहा है। कहता सिटिंग से क्या हुआ, मुझे कुछ यूरिनल प्रॉब्लम हुए, मैंने डॉक्टर से फोन पे अपॉइंटमेंट बनवाई। कहता मैंने अभी आधी लाइन भी नहीं बोली थी, वो मुझे कहता मैंने दवाई लिख दी है, तुम फार्मासिस्ट से ले आना अपने से, मैंने एंटर कर दिया सिस्टम में। कहता मुझे समझ ना आए, 3.5 मतलब 2.5 मिनट में फोन भी खत्म हो गया। कहता उसके 10 मिनट बाद मुझे फार्मासिस्ट का फोन आ गया कि आपके लिए डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखी है क्योंकि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है। कहता अब मैंने सोचा चलो दवाई तो ले आओ जाके एक बार। कहता मैं ले आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ मेरी ओवर सिटिंग की वजह से इशू आ रहा है। कहता मैंने अपना बैठने का सिस्टम चेंज किया, बीच में ब्रेक्स लेके सैर शुरू की, थोड़े आसन शुरू किए। कहता 5-6 दिन में मैं ठीक हो गया, दवाई वैसी पड़ी है, उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया अभी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मोनोपोलाइजिंग है ये एक ऐसी चीज है कि ये दूसरे की बात बिना सुने ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी उदाहरण या अपना एग्जाम्पल या अपना इशू बताना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो है जी अगली, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। ये भी बड़ी कमाल की चीज है जी। आप ग्रोसरी लेने जाते हैं, सेब लेने जाते हैं ग्रोसरी स्टोर पे, आप क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं चुन चुन के, जो सेब पसंद है वो लिफाफे में और जो नहीं पसंद वो नहीं लेते आप। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। जो बात हुई उसमें से जो जो आपके मतलब की है, आपके पसंद की है, वो आप ले लेते हैं, और जो जो आपके मतलब की नहीं है वो आप छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताऊं और आप सबने देखा होगा, माँ बाप बच्चे को बोलते हैं कि भी देख कमरा साफ रख, क्रिसमस ते नवी गेम लेके दवांगे। क्रिसमस पे होंगे 2 महीने, ठीक है जी। जो क्रिसमस नेड़े तेड़े आती है वो कहता लियाओ जी गेम, वो कहते कमरा तो तू साफ रखिया नहीं, कहता ये नहीं मैनू पता, तुसी कहा सी क्रिसमस ते गेम लेके दवांगे, मैं 2 महीने वेट कर ली, कोई नहीं करता 2 महीने वेट, मेरे सारे दोस्तों को अक्तूबर च आ गई सी गेम। वो तुसी मैनू 2 महीने पहला कहा सी तेनू क्रिसमस ते गेम लेके दवांगे, गेम लेके दो, कमरा साफ हैगा नहीं हैगा ये नहीं मैनू पता, ये गल कदों हुई सी मैनू नहीं याद, मैनू तो ये याद है भी तुसी कहा सी गेम लेके दवांगे। तो ऐसी मैं एक हेल्थ एजेंसी के साथ वॉलंटियरिंग करता था एज अ प्लेसमेंट स्टूडेंट, अपनी बैचलर्स कर रहा था जब सोशल वर्क में। तो वहाँ पे ना जो अल्कोहल अब्यूज करते हैं, ड्रग्स अब्यूज करते हैं, उनको कोर्ट मैंडेटेड कुछ होता है कि आपने 8 क्लासेस लगानी है काउंसलिंग की, या 1-on-1 या जो भी ग्रुप सेशंस होते हैं जिसमें उनको ये एजुकेट किया जाता है कि आप कैसे अपने इस नशे को छोड़ सकते हैं। तो उनको जो काउंसलर होता है वो पहले दिन बोलता है जी 8th क्लास में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का, वो फिर आप जाके वहां कोर्ट में दिखाओगे, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं वो। अब सारी बात उनको समझा दी जाती है, सब कुछ बता दिया जाता है, फिर क्या होता है जी, वो आते हैं 8 में से 3 बार, लेकिन जो तीसरी बार होती है वो होती है 8th सेशन में, और 8th सेशन में आके बोलते हैं जी सर्टिफिकेट दे दो। वो कहते जी आपको तो कहा था कि सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप 8 सेशंस लगाओगे। कहते नहीं जी आपने ये कहा था सर्टिफिकेट 8th सेशन के बाद मिलेगा। हमें तो ये याद है आपने कहा था 8वें सेशन के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, आज 8वां सेशन है, मेरा सर्टिफिकेट दे दो आप। मुझे नहीं पता, बस मैं चाहे 2 दिन आया हूँ चाहे 3 दिन आया हूँ। मदन अंकल कुछ बताना चाहते? ये आपको मैं, ये मेरे साथ बीती हुई बात है जो आपने अभी कहा सिलेक्टिव लिसनिंग की, और ये ट्रू था, वो एक जोक बन गया डॉक्टर के साथ। मैं अपने कानों के लिए हीयरिंग डॉक्टर के पास गया, वो एक जंग लड़का है, वो 30+ का डॉक्टर बना। तो मेरे को पहले पूछता कि
क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैंने कहा जी मेरी वाइफ कहती है कि आपको मेरी बात सुनती नहीं। मैंने ऐसे ही कहा बिल्कुल, आपको मेरी बात सुनती नहीं और बाकी सब कुछ सुनता है। वो कहता है कितने साल हो गए तेरे मैरिज को? मैंने कहा जी 50 से ज्यादा हो गए हैं। वो कहता है डोंट वरी, मेरे को अभी 6 साल हुए, मेरी वाइफ मेरे को यही कहती है। इसका मतलब तेरे कान ठीक हैं। ये एक हंसी की बात बन गई और वो जब मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास वो मेरे को ये बात जरूर रिपीट होती है। बिल्कुल ठीक है, आपकी हियरिंग ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बस ये एक हंसी की बात बन गई, लेकिन ये सच्चाई थी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम सिलेक्टिव सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो वैसे अंकल आप वाकई सिलेक्टिव सुनते हैं जब बेगम की बात? वाइफ की बात सिलेक्टिव मैं नहीं कह रहा सिलेक्टिव से, सभी सुनते हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि कुछ कान आपके, मैं एक और बताऊं, ये भी टू एग्जाम्पल है। आज से 30 साल पहले की बात होगी। मैं कम्युनिकेशन स्किल के लिए, लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए हम्बर कॉलेज में गया, एडमिशन लिया। कॉलेज में पहले दिन था तो सभी लड़के लड़कियां खड़े थे। अब सिलेक्टिव की बात आती है तो सभी आपस में बातें कर रहे थे। इतने में प्रोफेसर आ गया। वो पता नहीं चलेगा कौन प्रोफेसर है जो नहीं प्रोफेसर है, ऐसा नहीं पता। तो बीच में वो सुनता रहा बातें। एकदम उसने कोई लफ्ज किया, उसमें वर्ड यूज किया सेक्स। सभी चुप हो गए। जैसे सिलेक्टिव, सभी एकदम कान सबके खड़े हो गए। उसने एक सिर्फ किसी सेंटेंस में यूज किया बात, उन्हें वर्ड यूज किया सेक्स, एकदम चुप। तो वो कहता what happened? Did I say something wrong? किसने जवाब लिया? वो कहता I'm your professor. So he started from that how to divert the attention of somebody also, कि वो किसी को कौन सी चीज अच्छी लगती है सुनने के लिए, वो सिलेक्टिव आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। उसने देखा सारे एडोलसेंट हैं, यंग हैं, तो एकदम ये वर्ड यूज करूंगा, एकदम सारे शांत होके एक तरफ एक बात तो चुप करके सुनेंगे कि क्या कहा है इसने, क्या कहा। ठीक है। तो इट वाज हिज वे टू सीक अटेंशन फ्रॉम द क्लास। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो अभी हम एक दो और हैं इसमें, अभी हैं हमारे पास 10 मिनट। ठीक है, तो एक इसमें है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको बोलते हैं डिफेंसिव लिसनर। डिफेंसिव लिसनर, तो ये भी एक ऐसी चीज है जो आम लोगों में हम में पाई जाती है। वो क्या है कि दूसरा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितने भी प्यार से बात क्यों ना कर रहा हो, कितना भी इनोसेंट क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी भावना क्यों ना हो उसकी, लेकिन हम उसकी बात को ऐसे लेते हैं कि ये हम पे अटैक कर रहा है या हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, हालांकि उसकी इंटेंशन नहीं होती ऐसी। लेकिन जो डिफेंसिव लिसनर होता है वो हर बात को ऐसे लेता है जैसे वो पुरानी लड़ाइयों में हम देखते थे ना, तलवार और ढाल वाला। तो डिफेंसिव लिसनर हमेशा अपने आगे ढाल लेके रखता है कि हर बात ही उसको अटैक लगती है, हर बात ही उसको अटैक लगती है। जैसे बहुत पहले मेरा एक दोस्त था, वो बिल्कुल मुझे लगता है इस कैटेगरी में था। कई बार ऐसा होता कि उसने नया शर्ट लिया होता तो हम में से कोई बोल देता नया शर्ट है, तो बोलता क्यों, ठीक नहीं लग रहा, खराब है, दाग पे हुआ है, वापस करके आमा। तो उसको लगता था पता नहीं कि ये नए शर्ट की भी तारीफ, उसको मतलब तारीफ नहीं लगती थी, उसको लगता था कि शर्ट में प्रॉब्लम है या फिटिंग में प्रॉब्लम है। तो वो 8-9 क्वेश्चन इस तरह से पूछता कि हमें लगता है तो बहुत ही डिफेंसिव लिसनर है। तो ये एक बहुत कॉमन चीज है। डिफेंसिव लिसनर होने का नुकसान क्या होता है कि धीरे धीरे लोगों को पता लगने लग जाता है कि आप डिफेंसिव लिसनर हो, तो वो फिर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना बंद कर देते हैं आपको। वो कहते हैं भी मैंने जब इससे बात करनी है तो मैं क्यों लड़ाई करूं, तो मैं अपना जो इसको अच्छा लगता है वो कहने की कोशिश करता हूं, मैं सही बात तो कहूंगा नहीं अब इसको, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिफेंसिव लिसनर है। उस्मा जी। प्रशांत, जैसे कुछ लोग होते हैं उनसे कोई भी बात करें तो वो नहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी बात। वो किस उसमें आते हैं मोड में? जैसे एग्जांपल दीजिए। जैसे मैं अपनी मदर से बात करती हूँ ना, मम्मा फोन पे कोई बात हुई तो कहती नहीं मैं ये कर रही थी। मैं कहती हूँ आप इतना नहीं से क्यों स्टार्ट करती हैं बात? आप हाँ से भी तो कर सकती ना, हाँ मैं ये कर। तो ये तो हाँ, आपकी आवाज कट गई शायद। तो अक्सर मैंने नोट किया कि वो नहीं से स्टार्ट करते हैं अपना जुमला, तो क्या वो कोई डिफेंसिव उसमें आ रही होती है? वो क्या ये है? तो नहीं, ये तो एक देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं लिसनिंग की,
पहली बात तो ये लिसनिंग की कैटेगरी में नहीं है, ये स्पीकिंग की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और स्पीकिंग मुझे लिसन करके वो जवाब किसी को भी कोई भी उनको कॉल करे या कुछ भी करे, ये उनका स्टाइल है कि वो बात शुरू ऐसे करेंगे, नहीं मैं तो चाय बना रही थी, या नहीं मैं तो सफाई करने का प्लान बना रही थी। तो इसलिए ये कोई फ्लॉ नहीं है, ये तो एक बात करने का लहेजा है। क्योंकि अगर हम कहें कि कोई नेगेटिव थॉट है या कोई नेगेटिव कॉनोटेशन वो अटैच करती हैं उस कम्युनिकेशन के साथ, तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो सिर्फ लैंग्वेज ऐसा बोल रही हैं, सिर्फ बोलने का स्टाइल है उनका, ये फिर ये कोई ज्यादा सीरियस इशू नहीं है कि अगर वो मुझे लगता है इटसेल्फ नहीं से स्टार्ट करना तो नेगेटिव हो जाता है, राइट? हाँ so ठीक वो है। मेरी बात को किस तरह लिसन कर रही हैं कि वो डिफेंसिव उसमें कर रही हैं, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा। आपको ये लगता है कि उनको ये लगता है कि मैं इसको एक्सप्लेनेशन दूं ताकि उज़मा जी को ये ना लगे कि मैं पता नहीं क्या करी, इसलिए मैं पहले ही अपनी एक्सप्लेनेशन दे दूं। हो सकता है। हाँ नरेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कई बार मेरे बेटे की मेरे साथ लड़ाई हो जाती, मम्मी आप नहीं से स्टार्ट कर देते हो बात। अच्छा। तो उस वक्त मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि वट एवर ही इज थिंकिंग इज नॉट राइट, आई वांट टू टेल हिम समथिंग अदर, समथिंग करेक्ट, पर वो नहीं, आपने नहीं से क्यों स्टार्ट किया? आप कोई अभी मैं शुरू भी नहीं करूंगी, मम्मी ने अब स्टार्ट करनी है नहीं से, अब बताओ क्या करें? हमारी तो इंटेंशन नहीं होती ऐसी। हाँ तो इसमें क्या है, ये मैं टच करूंगा अभी, आपकी वाली बात अभी आएगी 2 मिनट बाद, ठीक है। मैं उसका जवाब आपको 2 मिनट तक देता हूँ। क्योंकि या इसको आप चले ऐसा समझ लीजिए कि आप एक डिफेंसिव लिसनिंग के बाद, चलो मैं उसी की बात कर लेता हूँ, एक होता है, ये भी एक नॉन लिसनिंग की टाइप है, इसको बोलते हैं डिजायर टू फिक्स। ही डजंट वांट टू लिसन एग्जैक्टली। हाँ नहीं, एक चीज है डिजायर टू फिक्स। जब आपको वो कोई बात बता रहे हैं, आपका बेटा कोई बात बता रहा है, या ये सबके लिए है, मैं सिर्फ आपका एग्जांपल नहीं ले रहा, कई बार क्या होता है हमें जब कोई बात बताता है, हम उस बात को सुनते ही उसकी बात को सुनना बंद करके ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इसको कैसे फिक्स करना है, हमने इसमें प्रॉब्लम है, हमने इसको कैसे फिक्स करना है। एक मुझे बहुत पहले कोई संत मिले थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं हम इंडियन या पाकिस्तानी एक ही बात है, हम लोगों में एक बहुत बड़ी एक खासियत है कि हम फटाफट फिक्स करने की ओर दौड़ते हैं। और उसका फायदा क्या होता है कि हम, जैसे मान लो मैं आपकी कोई प्रॉब्लम फिक्स कर रहा हूं, तो मैं तो सुपीरियर हो गया क्योंकि मैं तो आपको अब फिक्स कर रहा हूं ना, आप इंफीरियर हो गए। जब भी आप किसी की कोई बात फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो ओहदा है, जो पोजीशन है, वो सुपीरियर हो जाती है दूसरे से ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप तो फिक्सर हैं, दूसरा इज इन द प्रॉब्लम। तो वो कहते हैं ये हमारी एक बुरी आदत है कि हम, आप तो माँ हैं, आपका ये कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको बताएं, आप पे अप्लाई नहीं होती है। लेकिन मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, ये भी एक कमी है लिसनिंग में कि हम मन में ये सोचते हैं कि इसको क्या एडवाइस देनी है, ऑटोमेटिकली कैसे इसकी प्रॉब्लम फिक्स करनी है। हालांकि इसके पीछे इंटेंशन तो अच्छी है, इंटेंशन बुरी नहीं है, पर जो लिसनिंग नाम की चीज है वो खत्म हो जाती है उसमें हम कई बार, तो क्या होता है हमें सोशल वर्क में ये चीज काउंसलिंग में बहुत समझाते हैं कि इस चीज से बचो। काउंसलर में अगर ये चीज है, वो काउंसलर जिंदगी में बन ही नहीं सकता, क्योंकि 95% केसेस में क्या होता है, जब अगर मैं अपनी समस्या लेके भी आपके पास आया हूं ना, अगर आप मुझे सिर्फ प्यार से माइंडफुली सुनती हैं, तो आप सुन सुन के मेरी बात में से ही मेरी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। आपको अपनी फिक्सिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ही अपनी समस्या बताऊंगा और आगे चल के मैं ही अपनी समस्या का हल बताऊंगा। और जो हल मैं बताऊंगा उससे ज्यादा इफेक्टिव हल या सॉल्यूशन और कोई हो भी नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए ये जो डिजायर टू फिक्स है, ये एक बहुत डेंजरस हैबिट है। और इसमें आमतौर पे, क्योंकि वही है ना, इसमें एकदम एक सुपीरियरिटी वो आ जाता है कि हाँ अब मैं बताऊंगा कि आप ठीक है, अब ये छोटा हो गया, मैं बड़ा हो गया। तो और ये चीज काउंसलर के लिए तो और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि काउंसलर तो ऑलरेडी बड़ा है। गुलनाज जी आप म्यूट है।
मैंने भी पिछले दिनों कस्टमर सर्विस का एक शॉर्ट कोर्स किया था, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें थी कि कस्टमर सर्विस जो होता है प्रोवाइड करने वाला, उसमें भी ये सारी होनी चाहिए क्वालिटीज। ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कस्टमर सर्विस में भी कम्युनिकेशन ही तो है, और क्या है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो एक आखिरी और जो बची है वो भी मैं बता दूं, अभी है हमारे पास 5 मिनट। उसको बोलते हैं एम्बुशिंग। एम्बुश होता है लड़ाई में, युद्ध में, जब वॉर लगी होती है। तो ये तो बहुत कॉमन है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी से बात करो सही, वो तैयार बैठा होता है अटैक करने के लिए। वो आपकी बात में से वो चीज निकालता है जो फिर वो आप पे घुमा के तीर की तरह आप पे फेंके। उसने बस वो चीज चुन के लड़ाई करनी है। अब इसका मैं एक लाइन में आपको अगर समझाऊं, तो आप में से कुछ लोगों ने ट्रम्प और बाइडेन की वो सुनी होगी। बस इससे बढ़िया जितनी भी पॉलिटिकल डिबेट्स हैं दुनिया में, ट्रम्प को छोड़ो, किसी भी देश में, उसमें यही ट्रेनिंग दी जाती है दोनों को कि भाई तूने उसकी अच्छी बात कोई नहीं सुननी, फिर तो हार जाएंगे हम पक्का। तूने कोशिश ये करनी है कि अच्छी बात को भी कैसे बुरी बना के वही उस पे अटैक करना है। ये काम है तेरा, बस उसकी हर बात पे अटैक करना है। इसको बोलते हैं एम्बुशिंग। तो ये भी एक बहुत कॉमन चीज है, और ये अक्सर देखी जाती है पॉलिटिकल डिबेट्स में भी नहीं, ऑफिस में भी देखी जाती है, दोस्तों में भी देखी जाती है। और कई बार कहते भी हैं एक दूसरे को कि भाई आज तेरे से बात करने का फायदा नहीं है, आज तो तू झगड़े के मूड में है, तुझसे जो भी बात कर रहे हैं। हाँ जी मोहिनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं अभी भी नहीं आ रही, म्यूट है आप। हाँ जी। I just want to be excused because आजकल हमारा रामायण का पाठ होता है, so ठीक I है, am told that they are going to start at 5:30, so you have to Perfect. excuse me. ठीक It है, was very interesting. ठीक I है, didn't thank want to really leave this session, but see you maybe next week you. again. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक So है। मुझे क्षमा करिए. ठीक है मोहिनी जी, Thank you. धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी, तो हमने ये सारी की। इसमें और है, ये तो इसमें तो किताबें लिखी हुई हैं लोगों ने कम्युनिकेशन पे, आप कितना भी पढ़ें। इसमें बहुत सी नॉन लिसनिंग की टाइप्स हैं जो हम सब में थोड़ी थोड़ी हैं। कोई हम कहाँ दिखाते हैं, कोई हम कहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे एक सूडो लिसनिंग है जो बहुत कॉमन है, जो You मैंने were talking about ambushing, Prashant. Ambushing. एम्बुशिंग होता है जी अटैक। उसमें जो लिसनर है, जैसे आप मेरे साथ बात कर रही हैं, आप कुछ बात कह रही हैं, तो अगर मैं एम्बुशर हूं तो मैं आपकी बात को इस ढंग से सुनूंगा कि मैंने ये बात सुन के आपसे लड़ाई करनी है, या आर्ग्यूमेंट करना है, या बहस करनी है। बस उस बात को सुनने का सिर्फ यही मकसद है, और कोई मकसद नहीं है उस बात का मेरे लिए, और कोई पर्पज ही नहीं है सिवाय इसके कि मैंने उसको यूज करना है एम्बुश के लिए। इसको बोलते हैं एम्बुशिंग। और जैसे पॉलिटिकल डिबेट्स का मैंने एग्जांपल लिया, ये बेस्ट एग्जांपल है। उसमें तो काम ही ये होता है, 15 मिनट दिए जाते हैं कि डट के लड़ो। वो जिन्हों पंजाबी च कहते हैं ना, आप एने लड़िए। हाँ, सो वो चीज है एम्बुशिंग। हाँ, तो ये बेस्ट एग्जांपल है एम्बुशिंग का। समीना जी आप म्यूट हैं। परमिंदर ने मुझे म्यूट किया है। ये एम्बुशिंग है। अब मैं ये कह रही थी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? What is the psychological reason to do that? देखिए, इसका एक लाइन का जवाब ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, हमारी सारी कोशिश ये होती है, मैंने नए माँ बाप को अक्सर कहते सुना एक दूसरे को, तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया? वो कहता जी मेरा 1.5 साल का हो गया। बोलता है? तो हाँ वो तो बोलता है। अच्छा, मेरा तो बोलता नहीं है। हम बोलने को कम्युनिकेशन समझ बैठे हैं। जैसे आपने म्यूजिक सीखना है, आप उसकी क्लास लेते हैं। आपने डांस सीखना है, आप उसकी क्लास लेते हैं। चाहे आप यूट्यूब से देख के सीखें, चाहे आप ऑनलाइन सीखें, चाहे गुरु के पास जाके सीखें। इसी तरह कम्युनिकेशन एक आर्ट है। Oh yeah. ये एक ऐसा नहीं है कि बोलना आ गया। अगर वो बच्चा बोलना तो आएगा ही उसको, वो तो जो उसकी बॉडी जो बड़ी होगी अपने फंक्शंस करेगी ही। हम बोलने को ही कम्युनिकेशन समझ बैठे हैं।
इसलिए जो ट्रेनिंग उस बच्चे को रिक्वायर्ड है, चाहिए, वो देते नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो ट्रेनिंग हमने भी नहीं ले रखी। जब 80 साल में, 90 साल में, 100 साल में हमें भी नहीं बोलना, हमें बोलना तो आता, कम्युनिकेशन नहीं आती, तो वैसे ही उस बच्चे को बोलना तो आता है, और जो उसके रोल मॉडल्स हैं घर में, उनको देख देख के वैसे ही वो बोलना शुरू कर देता है। कम्युनिकेशन हमें भी नहीं आती होती, कम्युनिकेशन उसे भी नहीं आती होती। तभी मैंने शायद पिछली बार इंट्रोडक्शन में यही कहा था बार बार कि कम्युनिकेशन एक आर्ट है बाकायदा। जैसे आप कोई आर्ट सीखते हैं, कितने साल लगते हैं कोई आर्ट सीखने में, और कम्युनिकेशन तो ऐसी आर्ट है। इंडिया में एक हुए हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला है, जिन्होंने गीतांजलि लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आप में से नाम सुना होगा बहुत लोगों ने, रविंद्रनाथ टैगोर बेंगाली थे, तो उन्होंने गीतांजलि लिखी थी, उसमें उनको नोबेल प्राइज मिला था राइटिंग के लिए, नोबेल प्राइज। तो उसमें उनकी डेथ से एक दिन पहले उनका एक दोस्त उनको मिलने गया, और उसने एक ढंग से उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि अब तो तुझे दुनिया का सबसे बड़ा एक रिकॉग्निशन मिल गया है भाई, तो तू खुश है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या जवाब दिया? कहते भाई बात ये है कि मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि अभी तो मुझे लिखना आया था और अब टाइम कम रह गया, कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी तो मुझे लिखना आया था और अभी मुझे लग रहा है कि टाइम ही खत्म हो रहा है। तो उससे लगता है, मुझे, मैंने जितना सुना उससे 1 या 2 दिन बाद ही डाइड। तो ये है कम्युनिकेशन का आर्ट। कम्युनिकेशन तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने जो ये 9 आपको बताई हैं, मुझे इसमें से एक भी नहीं आती अभी ढंग से? मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो भी सीख रहे हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट्स हैं उनको भी नहीं आती। थियरी में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसको सीखना पड़ता है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है खुद, कि जब हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारी पूरी पर्सनैलिटी रीओरिएंट होती है, हम पूरे एक बेहतर इंसान बनने लग जाते हैं। ये कमाल की चीज़ है, क्योंकि यूजुअली हमें ये सिखाया जाता है कि भाई ये तो बुरा आदमी है इसलिए ये कड़वा बोल रहा है। ये कभी नहीं सिखाया जाता कि क्योंकि ये कड़वा बोल रहा है इसलिए ये बुरा आदमी है। ये बात कभी नहीं सिखाई जाती। लेकिन जितना उसकी पर्सनैलिटी का उसकी लैंग्वेज पे इफेक्ट पड़ता है, उतना ही उसकी लैंग्वेज का उसकी पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। जो जो लैंग्वेज बेटर होने लग जाएगी, पर्सनैलिटी भी बेटर होने लग जाएगी। तो ये चीज सीखने वाली है। तो ठीक कह रही हैं समीना जी आप, इसमें ट्रेनिंग की कमी है और कोई कमी नहीं है। तो एक और जो अब मेरे दिमाग में आई है मैं बता देता हूँ, जिसको सूडो लिसनिंग बोलते हैं। ये भी बहुत कॉमन है, ये भी एक नुक्स है आम। सूडो लिसनिंग का मतलब है सुनने की एक्टिंग करना, सुनने की एक्टिंग करना, लेकिन सुनना नहीं। ये तो एक सबसे ज्यादा ये देखी जाती है क्लासरूम्स में। बहुत किया, आपने भी किया, मैंने भी की है, सबने की है। क्योंकि अगर वहां तो हम, आपको एक और बात बताऊं, हमें काउंसलिंग में ये बताते हैं कि सुनना बोलने से 20 गुना ज्यादा मुश्किल है। सुनना बोलने से 20 गुना ज्यादा मुश्किल है। अब मान लो अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि अगली बार 1.5 घंटा आप कुछ बताना चाहेंगे या आप सुनना चाहेंगे, तो आप फटाफट कहेंगे नहीं, अगली बार हम सुनना चाहेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आपके मन में ऐसा एक बैठ गया है कि बताना 1.5 घंटा बहुत मुश्किल है, क्या बोलेंगे 1.5 घंटा? सुन तो लेंगे, क्योंकि सब सुनेंगे तो फिर ये सारे गुण हम में है ही हैं। हम बीच में सूडो लिसनिंग करेंगे, ठीक है, बीच में हम जो भी प्री जजमेंटल होंगे, बीच में हम कुछ कहीं और सोचेंगे, अपना प्री ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, कुछ और चीजें सोचते रहेंगे। वो तो बहुत आसान है। सुनने में तो इतना जोर लगता है। एक अच्छे काउंसलर और बुरे काउंसलर में सिर्फ यही तो एक फर्क है। स्ट्रेटजीज तो दोनों के पास है, टूल्स तो दोनों के पास है, चीजें तो दोनों को ही पता है क्या करनी है। लेकिन जो एक अच्छा काउंसलर है वो एक अच्छा लिसनर है, और जो एक बुरा काउंसलर है वो एक बुरा लिसनर है। लिसनिंग बहुत टफ है गुलनाज। जैसे अगर किसी का फोन आता है और मैं ड्रामा देख रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट ड्रामे की तरफ था, तो उससे बात करते हुए जाहिर है मैं उससे
सुन तो रही हूँ लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ है, तो ये सूडो लिसनिंग होगी या प्री ऑक्युपाइड? दोनों ही है, दोनों है, लेकिन उसमें ये एक बहुत कॉमन चीज है। और मैंने अब क्या प्रैक्टिस बनाई है, मैं उनका फोन उठाते ही उनको कहता हूँ मैं आपको 20 मिनट बाद कॉल करूँ। ये इसका इलाज बता दिया मैंने आपको। बिल्कुल बता दो कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको 15 मिनट। ये मत बताओ कि मैं ड्रामे में बिजी हूँ, हो सकता है अगला बुरा मान जाए। ठीक है ना, कि अब ड्रामा मेरे से इंपॉर्टेंट हो गया। कई बार होता है ड्रामा उस वक्त इंपॉर्टेंट होता है, उधर कोई मर रहा है, इधर इसने कुछ नहीं की बात करनी, फिजूल की बात करनी। तो इसलिए आप बाकायदा बोल दो कि भाई मैं 15 मिनट बिजी हूँ, आपको 15 मिनट में कॉल करती हूँ। तो ये प्री ऑक्यूपाइड भी हो गया, क्योंकि प्री ऑक्यूपाइड से भी ज्यादा सूडो लिसनिंग है उस वक्त, क्योंकि आपका ब्रेन में कुछ नहीं चल रहा, आप उस वक्त ध्यान आपका कहीं और है, आप उसको हूं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सूडो लिसनिंग हो गई। यू आर प्रिटेंडिंग टू बी अ लिसनर बट यू आर नॉट लिसनिंग एक्चुअली, इट इज मोर ऑफ अ सूडो लिसनिंग। तो ये बिल्कुल, हाँ जी समीना जी। हाँ, मैंने अक्सर सुना है और मैं इस बात पे काफी ऑब्जर्व भी किया, एंड आई एम स्टार्टिंग टू बिलीव इट, कि हम सुनते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, इतना नॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, कि हम समझने के लिए नहीं सुन रहे होते, बस सुनते हैं कि जवाब देना है। कई बार तो हम पहली लाइन का आधा हिस्सा सुन के जो हमने बात करनी है वो फ्रेम करनी शुरू कर देते हैं अपने मन में। या फॉर श्योर, वो बोलता जाता है, हम अपनी पूरी स्टोरी बना लेते हैं अपने में, बना मेरी लेते बारी आएगी। हैं, बना लेते हैं। बिल्कुल या ठीक है आपकी बात। सो लिसनिंग इज मच मोर हार्डर। या एंड आई थिंक कि एक एक्टिव लिसनिंग जो है उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी कुछ अरसा के, ताकि पहले पूरी बात सुन ले। मुझे कुछ अरसे से मैंने इस चीज को खुद अपने लिए भी ऑब्जर्व किया और थोड़ा चेंज किया, बट आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। वो कहते हैं कि कुछ 2-3 छोटी छोटी टिप्स हैं अगर अपनी लिसनिंग को सुधारना है। एक तो जब कोई बोल रहा है उसकी तरफ देखो, सही, और एक जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, आप बोल रहे हैं मैं ऐसे बैठा हूँ, या मैं थोड़ा सा लीन करो अगले की तरफ, थोड़ा सा झुको अगले की तरफ, उससे क्या होता है, एक तो दूसरे को लगता है कि हाँ ये सिंसियरली सुन रहा है, और आपकी भी कंसंट्रेशन बढ़ती है उससे। ठीक। और बहुत टेक्निक्स है उसमें, पैराफ्रेजिंग है, समराइजिंग है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, ये एक अलग टॉपिक है। आपको कोई चीज नहीं समझ में आती, आप उसको बीच में पूछ सकते हो कि क्या आपने जो ये कहा है उसका यही मतलब है, ये मतलब या क्या मैं जो समझा हूँ, क्या मैं यही समझा हूँ कि कल आप जब बच्चे को स्कूल लेने गई थी तो उसकी किसी से लड़ाई होगी, क्या आप यही कहना चाह रही हैं? तो फिर वो कहेगी नहीं मैं ये नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि वहां किसी की लड़ाई हो रही थी, हम खड़े देख रहे थे। तो तभी क्लियर कर लो, ठीक है, उसको पैराफ्रेज करो, समराइज करो। और कई बार तो ये भी होता है, हमारे साथ होता था जब हम बिल्कुल नए नए आए थे, हमें इंटरव्यूज के लिए सिखाया जाता था कि आप बोल दो कि कैन यू रिफ्रेज। अगर आपको अगले की बात, अगले की लाइन ही नहीं समझ आ रही, आप उसको बोलो कि आप इसी बात को दूसरे तरीके से बताएंगे प्लीज, मुझे समझ नहीं आया। तो ये बहुत सी छोटे छोटे टेक्निक्स है, पर इसमें बहुत ताकत लगती है, ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें महीनों सालों लग जाते हैं, फिर जाके एक गुड लिसनर बनता है आदमी। हमारे एक अंकल हैं ऑटवा में, बिजनेस एनालिस्ट हैं, उनके साथ जब हम बात करते हैं हमें डर लगता है, क्योंकि वो ऐसे सुनते हैं कि आपको 3-4 मिनट में आपकी बात में ही घेर लेते हैं। आपको सही 5 मिनट में इतना ढंग से सुनते हैं कि आपको कहते हैं अभी तो तूने ये कहा था, तो जो तूने ये कहा था उसमें तो तेरा ये मतलब था जो तू तब कह रहा था, अब तू ये, तो डर लगता है उसके। उनसे तो कई बार बात करते हैं हम हाँ या ना में ही करते हैं, हाँ जी ना जी हाँ जी, हमें पता है अगर हम ज्यादा बोलेंगे हम अपनी लाइन में ही फंस जाएंगे। तो बहुत अच्छे लिसनर है वो, और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, अभी रिटायर्ड है, और उनको लोग इसी चीज के लिए हायर करते हैं कई बार, तो कि आप आके बैठो हमारी मीटिंग में, एनालाइज करो पीछे बैठ के, बस कुछ नहीं करना आपने। तो ये एक आर्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुनने की भी बोलने की भी। नहीं प्रशांत जी, सबसे पहले तो I'll say this is a new learning for me. Right? I learned so many things. पहले तो वही लर्न किया I ate, I you and I thou.
राइट। और दूसरे आपने जब शुरू किया कि आप कैसे बात करते हैं, मेरे को एक बात याद आ गई कि मैं 15-16 साल का था, मेरे फादर मुझे किसी के घर पर लेके गए, तो वो जो सज्जन लोग थे बैठे, उन्होंने हमसे पूछा, जी मैं ये 100% वो लफ्ज नहीं याद मेरे को, जो याद है वो कह रहा हूँ। उन्होंने मेरे फादर से पूछा कि आपका दौलत खाना कहाँ पर है। मेरे को उस टाइम नहीं पता ये दौलत खाना क्या होता है। दौलत खाने का मतलब मेरे को था कि जहां आपका दौलत है, पैसा है। तो मैंने सोचा कि ये दौलत खाना कहाँ पर, ये क्या पूछ रहा है। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन सुन रहा था। तो मेरे फादर साहब ने कहा कि जी मेरा एड्रेस जी है। मैंने कहा दौलत खाना एड्रेस, कोई बात मेरे को लगी नहीं। अब फादर साहब ने उनसे पूछा कि जी आपका दौलत खाना कहाँ है। उन्होंने कहा जी मेरा गरीब खाना वहां पर है। अब देखिए, आपका पूछ रहे हैं दौलत खाना, अपना बता रहे हैं गरीब खाना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये एक लफ्जों की है और उसकी ह्यूमैनिटी की, ह्यूमिलेशन की बात है। तो किसी बात को कैसे कहा गया। मेरे को वो बात 15 साल की एज की बात अब तक याद है। बिल्कुल ठीक है, राइट, ये बात जो कही गई। बिल्कुल ठीक। और आपने एक और बात कही कि स्पीकिंग और लिसनिंग। मेरे पास एक मग है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको दिखाई दे, जहां से पढ़ हो सके तो। Speak in such a way that others love to listen to you. ओके, नीचे है Listen in such a way that others love to speak to you. दिस इज फ्रॉम द टोस्ट मास्टर्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको पता है कि हम टोस्ट मास्टर में ये करते हैं। बिल्कुल ठीक है। दिस इज माय फेवरेट कोट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि स्पीक इन सच अ वे अदर वांट टू लिसन टू यू, लिसन इन सच अ वे अदर वांट टू स्पीक टू यू। बिल्कुल ठीक बात। तो आपने जो कुछ किया, आपका सैल्यूट टू यू एंड आई लर्नड अ लॉट। बिलीव करो, ये पूरा पेज मेरा नोट्स का बना हुआ है। और ये आपने समराइज कर दिया ये मग दिखा के। बस यही कह रहा हूं। हाँ, जो भी सेशन था ये समराइज हो गया इन 2 लाइनों में। आपने अंत में, एंड में कहा कि ये मैंने इसको इस तरह नहीं सोचा था पहले, कभी ना इसको ऐसे देखा था। लैंग्वेज affects your personality affects your language. So this is summarizes the whole thing। आप कैसे बोलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या नहीं है। और जैसे आप किसी को बड़े प्यार से बोलते हैं, एक जरा गुस्से में या और तरह बोलता है। So I have learned a lot and